नमस्कार, मैं संग्राम पवार और एजुकेन में आपका स्वागत है। पहले भी हम जो है कई इंटरव्यू के सीरीज़ लेकर आ चुके हैं और कई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे हमने चर्चा की है कि कैसी उनकी तैयारी रही, कैसा उनका स्ट्रगल रहा। और आज उसी ही कड़ी में हमारे साथ नए एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है वर्चस्व उपाध्याय और मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं। आपने थंबनेल में देख लिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है। वर्चस्व जी का सिलेक्शन जो है अभी एसआई की परीक्षा में हुआ है, सब इंस्पेक्टर बने हैं। 2018 में ओपनिंग आई थी, इसमें इनने जो है सिलेक्शन लिया है एसआई के पद में। इसके अलावा प्लाटून कमांडर, सूबेदार और एसआई तीनों के पद थे उसमें, जिसमें इनका एसआई के पद में सिलेक्शन हुआ है। आज जो है हमारी इनसे उसी के बारे में चर्चा होने वाली है, किस तरीके से उनकी तैयारी रही, कैसा उनका संघर्ष रहा। वर्चस्व मेरे साथ टीचिंग भी कर चुके हैं और लगभग हमने साथ में ही जो है तैयारी प्रारंभ की थी और काफ़ी समय से पीएससी और सिविल्स के साइड जुड़े हुए हैं। अभी एसआई में सिलेक्शन हुआ है और इसके बारे में बाकी की आगे की सारी जानकारी जो है हमको वर्चस्व खुद देते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वर्चस्व से ही पूछते हैं। और पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका सिलेक्शन हुआ, आपका जो है संघर्ष ख़त्म हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि संघर्ष और प्रारंभ हुआ, अब नई और ऊंचाइयों को छूना है। तो बताइए अपने बारे में कुछ वर्चस्व। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा आपसे, आपके साथ। और आज का दिन और अच्छा सुखद लग रहा है कि मेरे स्ट्रगल के दिनों के साथी हैं आप, और मेरा हर एक फेज़ लाइफ का आप बहुत करीब से जानते हैं। और मैं सर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊं तो मैं महर्षि विद्या मंदिर बिलासपुर से पास आउट हूं, और CSIT कॉलेज छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दुर्ग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूं 2013 बैच से। और उसके बाद से ही मैंने PSC की तैयारी करना चालू कर दी थी। शुरुआत में मैं ट्यूटोरियल्स में जाके मार्गदर्शन लेता था। वहाँ श्री देवांगन सर, श्री मानस दुबे सर और माननीय श्री टुटेजा सर से मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहता था, और आज भी उनका साथ, उनका आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है। और 2 साल 3 साल वहाँ मतलब PSC में देने के बाद मैं यहाँ ICS, जैसे सर ने बताया कि मैं यहाँ ICS अकेडमी राजनांदगांव में ही हम लोग ने आ गए थे, यहाँ टीचिंग चालू करी थी। और जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो फिर मेरे को फितूर सा चढ़ा था शुरू से ही कि मेरे को वर्दी चाहिए। मैं बहुत पैशनेट था। कुछ ऐसे बचपन में घटना हो चुकी थी, ट्रेन में ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी थी, और मेरे को बड़ा पब्लिक डीलिंग, मेरे को बहुत मज़ा आता था कि काम कैसे हो रहा है, पुलिसिंग देख के, वर्दी देख के मैं बहुत पैशनेट रहता था। तो मेरे को शुरू से शौक, डिटर्मिनेशन था कि यार वर्दी चाहिए ही चाहिए मेरे को। और जब 2018 में पेपर आया तो सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के राजनांदगांव से रायपुर शिफ्ट हो गया, और उसके बाद फिर अपनी तैयारी चालू की। उस बीच में मैंने कम से कम 4 बार मेंस भी दे दिए थे, किन्हीं कारणों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत रहा। 2021 में वापस से वैकेंसी आई सब इंस्पेक्टर की, और मैंने फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिए, और अभी आपके सामने मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। और आगे प्रश्नों को उत्तर फिर चलेगा। तो जैसे बताया सर ने, सर का एक ब्रीफ में अपना जानकारी बताई। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उतार चढ़ाव भरी रही, मैं काफ़ी क्लोजली जानता हूँ सारी चीज़ें। इसी में जो है आगे जो प्रश्नों की कड़ी है उसमें प्रश्न जैसे कि जो ख़ास तौर पर अभी 341 पद आए हैं एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के, उनके लिए सर का इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उसी में क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपका एसआई की तैयारी है, इसमें पूरा अगर हम देखें तो किस तरीके से फेजेस हैं। इसमें आपका एकेडमिक वाला सेक्शन भी है, इसमें फिजिकल वाला सेक्शन भी है। नहीं तो जनरली हम पीएससी की या व्यापम की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरली एकेडमिक सेक्शन ही रहता है। यहाँ पर हमको जो है वेटेज देना पड़ता है, साथ में फिजिकल, और फिजिकल के मार्क्स भी हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा वेट है उसका। तो किस तरीके से आपने जो है एकेडमिक सेक्शन और जो आपका जो फिज़िकल वाला पोर्शन था उसको कैसे मैनेज किया, है ना? थोड़ा सा आप चर्चा करिए। एकेडमिक में जो है आप थोड़ा सा बता दें सिलेबस कैसा था, और साथ में पेपर पैटर्न के बारे में भी थोड़ा बता दें, जिससे जो है सारे बच्चे अवगत हो जाएं। सारा डिटेल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी इसको धैर्य से सुनेंगे। लीजिए सर। सर इसका उत्तर मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा। पहले तो पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। इसमें सबसे पहले होता है आपका मेजरमेंट, जिसमें आपका नॉक नी, फ्लैट फुट, हाइट, चेस्ट टेस्ट किया जाता है।
उसके बाद उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप प्री देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब प्री का सिलेबस ऐसा होता है कि उसमें इंडिया, जीएस, छत्तीसगढ़ और मैथ्स होते हैं और इसमें 100 प्रश्न होते हैं। हम लोग 100 प्रश्न का पेपर होता है प्री का, और इसमें मेरिट बनती है और एक प्रश्न होता है 3 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सर। और इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं। मेंस के लिए जब अपीयर होते हैं तो उसमें होते हैं 3 पेपर। पहला होता है उसमें लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी है। दूसरा पेपर होता है उसमें इंडिया, जीएस का, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड रहता है। जनरल स्टडीज़ का पेपर बोलते हैं, सामान्य अध्ययन उसको। और तीसरा पेपर होता है सर उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, सी सेट का पेपर होता है। अब प्री के लिए मैं जैसे तैयारी करता था तो मैं जो बुक्स हैं तो नॉर्मल, जो अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप नॉर्मल जीएस पढ़ते हैं, इंडिया जीएस का पार्ट हो गया और छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, आप उसको पढ़ लें। अब स्पेसिफिक बताऊँ तो मैं इंडिया जीएस के लिए ट्यूटोरियल टूल्स की बुक आती है, सारांश, प्रतियोगिता सारांश, उसको पढ़ लिया था। दूसरा मैं छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल सर की बुक आती है, उसको पढ़ लिया था। तो 2 चीज़ से मेरा हो गया था, जीएस का पार्ट कवर हो चुका था। और मैथ्स, रीजनिंग के लिए मैं आर एस अग्रवाल पढ़ लेता था, या तो शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती थी मैथ्स की, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। दोनों में से कोई आप एक देख सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जैसे पहला पेपर है लैंग्वेज का, लैंग्वेज के लिए मैंने यूज़ किया था हिंदी के लिए रविंद्र तिवारी सर की बुक आती है, मुस्कान पब्लिकेशन की, वो बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप उस पर जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं नीतू सिंह मैडम की बुक यूज़ किया था। फिर आते हैं अपन इंडिया जीएस के लिए। इंडिया जीएस के लिए प्रतियोगिता सारांश काफ़ी है, और हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है छत्तीसगढ़ की, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और भी अगर दूसरे पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं हरिराम से पटेल सर की बुक से पढ़ा हुआ था। फिर तीसरे नंबर में अगर आप मैथ्स, रीजनिंग का देखें तो मैं आर एस अग्रवाल, मेरे को आर एस अग्रवाल पर्टिकुलर अच्छी लगती थी तो मैं उसको सॉल्व करता था। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए लूसेंट की आती बुक, लॉजिकल रीजनिंग लूसेंट की, आप उसमें से सवाल हल कर सकते हैं। और इसके बाद भी मैं घटना चक्र से अपने एमसीक्यूज लगाते रहता था। और एक टेक्स्ट बुक करके एप्लीकेशन आता है, उसमें भी मैं रेगुलर सवाल सॉल्व करते रहता था, क्योंकि मेरे को ईजी पड़ता था वो बहुत ज़्यादा। कि आप मोबाइल में बैठे हुए हैं और मोबाइल में बस नेक्स्ट करते 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 अब 200-300 सवाल, आधे मतलब 200-300 सवाल आप अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। और रिवाइज करना भी मेरे को उसमें ईजी लगता था, क्योंकि मार्क कर लेता था, क्वेश्चन को सेव कर लेता था, उसको बार बार मैं रिवाइज करते रहता था। तो ऐसे मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन करता रहा। अब इसके बाद आते हैं सर फिजिकल में। तो फिजिकल का भी यही बता दूं कि फिजिकल के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं राजकिशोर नगर में है मोपका ग्राउंड, वहाँ मैं मिस्टर श्रीकांत पाड़ी सर के पास जाया करता था। वो अभी रेलवे के हेड कोच भी हैं, और वो खुद भी बहुत बड़े एथलीट रह चुके हैं अपने समय के, इंडिया खेले हुए हैं वो, तो उनके अंदर मैं गाइडेंस लेता था। और वो गाइडेंस मेरे को काम भी आया, क्योंकि फिजिकल की तैयारी सर अगर आप करते हैं तो आपको इंजरी से बहुत बचना पड़ता है। अब फिजिकल में हमारे यहाँ जैसे मेंस क्लियर करके अगर आप फिजिकल में जाते हैं तो फिजिकल में होते हैं 5 इवेंट। पहला इवेंट होता है 100 मीटर, दूसरा इवेंट होता है हाई जंप, तीसरा होता है लॉन्ग जंप, चौथा होता है आपका शॉर्ट पुट, गोला फेंक जिसको बोलते हैं, और 5वां इवेंट होता है सर 1500 मीटर। अब ये सब चीज़ के लिए आपको अलग अलग आपकी स्ट्रेटेजी चाहिए रहती है। आपका बॉडी टाइप कैसा, आप वो देख लें। आप 1500 मीटर दौड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपका इतना एंडोरेंस है कि नहीं है, आपका कितना स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये सब आप खुद से पहले सोच लें कि क्या क्या इवेंट पे आपको जाना है और मार्क्स लेके आना है। जैसे मेरा फिजिकल मेरे को ठीक ठाक नंबर मिल गए थे, 156 नंबर। तो मैं तैयारी करता था, मेरा टोटल मार्क्स इसमें से 300 था, 300 मेरे को 156 नंबर मेरे को मिला है उस दिन में 156 नंबर मेरे को मिला है। और सबसे पहले मेरी जो स्ट्रेटेजी थी इसमें कि मैं थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, मेरा ओवर वेट था, मैं 90+ हमेशा से रहता था, तो मेरे को लाना था उसको 80 के अंदर पे की, तब कि अच्छे से फिजिकल मेरा हो सके, मेरा एंडोरेंस डेवलप हो सके। तो मैं इसके लिए करता था कि मेरे को मालूम है कि मैं 100 मीटर मेरी रनिंग अच्छी है, तो उसमें मैं अच्छा मेहनत करता था। मेरे को ये मालूम था कि मैं शॉर्ट पुट अच्छा है, शॉर्ट पुट मेरे को 60 मतलब मैं 100% नंबर उसमें मेरे को मिला हुआ है। 100 मीटर मेरे को 48 नंबर मिला हुआ है, 60 में 48 नंबर। एक इवेंट होता है उसमें 60 नंबर का, और टोटल 5 इवेंट को मिला के हो जाते हैं 300 नंबर। तो मैं क्या करता था सर कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था। 4 बजे से लेके 4:30 बजे से उठ के फिर फ्रेश होके 5 से 6 थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना लेता था, 5 मिनट क्या, दिन भर में क्या क्या करना है, शेड्यूल बना लेता दिन में, आज इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, वो प्रॉपर डाइट और शेड्यूल प्लान के हिसाब से चलता था। उसमें मेरे को पढ़ाई भी करनी होती थी, क्योंकि मेंस मेरे को निकालना था, सबसे पहले जरूरी है कि मेंस निकल जाए। तो मैं ये करता था सर अपनी पढ़ाई के लिए, इस शेड्यूलिंग और क्लैरिटी पहले मैं रख लेता था, और कंसिस्टेंसी बना के चलता था कि यार ये अगर बन चुका है तो इसको करना है। अपने टारगेट्स को मैं छोटे छोटे दायरे में तोड़ा।
और लॉन्ग टर्म गोल तो अपना सिलेक्शन ही था, तो वो तो अपने दिमाग में था कि नहीं यार वर्दी चाहिए। और वर्दी दिन भर घूमते रहता था दिमाग में कि यार कुछ भी हो जाए वर्दी चाहिए, आपको कितना भी करना पड़े, मेहनत करना पड़े। मैं किया उस समय। तो पढ़ने के लिए मैं ऐसा करता था सर कि सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा 1 घंटा पढ़ना हो जाता था। पढ़ने में भी जैसे सुबह रविंद्र तिवारी सर की मुस्कान पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे अब मैं पढ़ लिया, फिर अनसॉल्व सॉल्व कर लिया। तो शुरुआत में करीब 45 मिनट पढ़ लिए, 15 मिनट अनसॉल्व सॉल्व कर लिए। फिर 6 बजे से मैं ग्राउंड जाता था, तो करीब 10 बजे जाता था। सुबह 4 घंटा में जाता था ग्राउंड, और शाम को करीब 2 घंटे में जाता था। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक मैं ग्राउंड में रहता था। तो मेरे को अगर मेरा समय ग्राउंड और इसमें व्यवस्थित करना है तो सुबह मैं पढ़ लिया, फिर मैं ग्राउंड से आता था 4 बजे, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक वापस ग्राउंड से आ गए। फ्रेश इनफ हुआ, डाइट लिया अपना। डाइट मतलब नो ऑयली फूड्स, सिर्फ डाइट, प्योर डाइट रहता था जो मेरे कोच बोलते थे, मैं वही डाइट फॉलो करता था। और वहाँ से आने के बाद रेस्ट भी ज़रूरी है, तो मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा सोता था। फिर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मैं पूरा, मेरा वो टारगेट आता था कि पढ़ना है। फिर जब 6 बजे से वापस ग्राउंड से आ जाता तो 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक फिर मैं 4 घंटा अच्छे से पढ़ लेता। तो दिन में 8 घंटा पढ़ना भी हो जाता था, और लमसम 6 घंटे में ग्राउंड में भी बिता लेता था। तो मेरी शेड्यूलिंग ऐसी होती थी। अब इसमें सबसे अगर पढ़ाई की बात करूं तो सबसे पहले मेरे को ये था कि किसमें स्कोर हो सकता है। मेरे को लगता था यार ये पेपर सही है, इसमें स्कोर हो सकता है। इंडिया जीएस में मेरे को मतलब मेरे सेकंड पेपर में उतना दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि मालूम है कि मैं पीएससी की तरफ से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे सवाल जो भी है मेरे आसपास में कहीं ना कहीं वो टच में ही है, और मैं आंसर देने के लिए मतलब हूँ, कॉन्फिडेंट रहता था। हिंदी की तैयारी में ऐसा करता था कि मैं पहले बेसिक्स पढ़ लेता था, उसके बाद मैं घटना चक्र से, हिंदी की घटना चक्र आती है, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। जितना हो सके उतना मैं बनाता था। कम से कम दिन का मेरा टारगेट रहता था कि हिंदी से कम 200% बनने हैं। इंग्लिश का वेटेज, लैंग्वेज के पेपर में 25 क्वेश्चन ही हिंदी इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं करीब 50 से 60 क्वेश्चन वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, टेंस और वर्ब, ये 5 टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लिया था। और मेरे को ये मालूम था कि इससे ऊपर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। मतलब मोटा मोटी क्वेश्चन अगर 25 में से 18 क्वेश्चन तो कम से कम इन टॉपिक्स के रहेंगे कि इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो मैं इनको देता था और इनसे ही रिलेटेड मैं अनसॉल्व भी सॉल्व कर लेता था। उसके बाद मैं आता हूँ इंडिया जीएस पे। तो इंडिया जीएस में मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ा था इंडिया जीएस, मेरे को सिर्फ यही करना था कि उसको मेरे को रवा करना था, पॉलिश करना था अपना। तो पॉलिश हुआ था मेरा एमसीक्यू सॉल्व करने से। घटना चक्र पकड़ता था, घटना चक्र से फिर 200-300 क्वेश्चन लगा लिए। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से भी मैंने टेक्स्ट बुक से मैं अनसॉल्व पेपर या पुराने पेपर जितने भी रहते थे, क्या आरआरबी कह रहे हैं, क्या एसएससी कह रहे हैं, चुपचाप बनाना चालू कर देता था। तो वो मोबाइल में ऐसा है कि मैं कम से कम 1 घंटे में करीब 300-350 क्वेश्चन, या नहीं सॉरी हाँ 300-350 क्वेश्चन के आसपास बहुत जल्दी बन जाते थे। 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। तो पता है तो तुरंत आंसर हो जाता था और आगे बढ़ जाओ। अगर एकदम से कोई यूनिक क्वेश्चन आ गया तो उसको आप सेव कर लो और आगे बढ़ जाओ, और बाद में आप रिविजन भी करते रहें। मेन फोकस अभी भी मेरे को लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग, जो CSAT का पेपर है, पेपर नंबर 3, उसमें रीजनिंग का पार्ट, पुलिस के पेपर में आप देखेंगे सिलेबस में रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा और मैथ्स का पार्ट कम है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको जितने हो सके उतने बनाएं, चाहे यूट्यूब से देख के ट्रिक्स सीखें, या किसी गुरुजी के पास चले जाएं, या कोई टीचर के पास चले जाएं, आप सीखें उनसे, और जितना हो सके खुद से सेल्फ स्टडी करके बैठें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। अब ये हो गया मेरा एकेडमिक का पार्ट। अब फिजिकल के पार्ट में मेरे को ये मालूम था कि मैं ओवरवेट था, मेरा 90-95 का वेट था। मेरे को ये मालूम था कि यही 2-3 महीना है मेरे पास, और जिसमें मेरे को वेट घटाना है, 80 के अंदर लाना है। तो मैं आखिरी तक, फिजिकल के दिन तक मेरा 78 से 79 के बीच में वेट फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मेरे को लगा था कि इट्स गुड फॉर मी। तो मैं क्या करता था, सुबह साइकिलिंग चालू किया कि मेरा एंड्योरेंस भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो जब मैं ग्राउंड के लिए निकलता था सुबह 6 बजे, तो मैं निकलता था रेनकोट पहन के साइकिलिंग करते, और मेरे घर से मेरा ग्राउंड करीब 7 किलोमीटर है सर। तो 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना, तो 14 किलोमीटर ऐसे साइकिलिंग कर लेता था। फिर शाम को भी मैं साइकिलिंग में ही जाता था, धूप में जाता था रेनकोट पहन के। तो आने जाने वाले लोग मेरे को बोलते थे, भाई ये क्या पागलपना कर रहे हैं, ये रेनकोट पहन के क्यों घूम रहे हैं, ना पानी है ना बारिश, और इतना धूप रहता था मई और जून की गर्मी में, और उतना पसीना तरबतर हो जाता था मैं कि एग्जॉस्ट हो जाता था वहाँ चलते तक। तो ये सलाह मैं हर किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय कम था। तो मेरे को अपनी रफ्तार तेज करनी थी, मेरे को गेन जल्दी करना था। तो मैं ये चीज़ अपने साथ करता था, और मेरे को ये मालूम था कि ये मैं सह लूँगा और मैं कर लूँगा। हर किसी को मैं ये सलाह नहीं देता। मैं तो अभी से यही बोलूँगा, जो प्रॉपर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सूबेदार बनना चाहते हैं, प्लाटून कमांडर बनना चाहते हैं, वो अभी से ही ग्राउंड जाना चालू कर दे, अपनी बॉडी की कंडीशनिंग चालू कर दें। मेरे को अच्छा गाइडेंस मिल गया फिजिकल के लिए, जिसमें श्रीकांत पाड़ी सर और मेरे परम पूज्य श्री रविंद्र मिश्रा सर,
वो HOD हैं रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में। उनका प्रॉपर गाइडेंस मेरे को मिल गया तो मैं बढ़ गया। और आपको भी मैं ये कहूँगा, अगर फिज़िकल की तैयारी करनी है आपको अच्छे से, तो एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा कोच आप अपने साथ ज़रूर रखें और करें। अब जैसे मैं 5 इवेंट में मेरे को ये मालूम था मेरा 100 मीटर अच्छा है, तो 100 मीटर में अच्छा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं अपना कोर स्ट्रॉन्ग किया। कोर मतलब आपका एप्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग किया, और थाइस मतलब स्क्वाट्स बहुत मारा था मैं, स्क्वाट्स की प्रैक्टिस बहुत करता था, और कोर पे बहुत ध्यान देता, क्योंकि दौड़ना पेट से ही होता है। स्ट्रेंथ स्टेमिना सब पेट जितना आपका अच्छा रहेगा, कोर आपका एब्स जितना अच्छा रहेंगे, उतना अच्छा आपकी रनिंग रहेगी। तो पहला इवेंट में मेरे को सही नंबर मिल गए। आप 100 मीटर अच्छा कर लिए। स्क्वाट्स अगर आप मारते हैं, लेग्स के एक्सरसाइज आप प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो आपका हाई जंप लॉन्ग जंप अच्छा हो जाता है। अगर आपका इंड्योरेंस अच्छा, आप साइकिलिंग में कर लेता था, लंबा लंबा साइकिलिंग कर लेता था। रनिंग मेरी लॉन्ग रनिंग अच्छी हो जाती थी। मैं करीब अभी भी मेरा स्टेमिना इतना है कि मैं 7 से 8 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग एक बार में कर सकता हूँ। तो उससे मेरा एंड्योरेंस अच्छा हो गया। ये मेरे को 1500 मीटर में काम आया प्रॉपर। और अगर आपको शॉर्ट पुट मेरा 60 में 60 नंबर थे। वो कैसे आया? वो मैं प्रॉपर वर्कआउट करता था, अपने डिप्स मार लिए, चीन अप कर लिए, इससे मेरे शोल्डर्स अच्छे स्ट्रांग हो गए। तो मेरा वहाँ एक बार में ही मैं क्लियर हो गया 60 नंबर के लिए। मेरा 9 मीटर प्लस हमेशा गोला गया। और उस दिन करीब मैं 10 साढ़े 10 के आसपास फेंका था, ग्राउंड में था मैं जब मेरा मेन फिजिकल टेस्ट था। तो ये आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी चले, आप अपने आर्म्स मजबूत कर लें, आपने अपने लेग्स के लिए, कोर के लिए अच्छे से भी मेहनत करना चालू कर दें, अपनी बॉडी कंडीशनिंग करनी चालू कर दें, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पढ़े भी और आप फिजिकल वर्कआउट भी देखें और किसी एक प्रॉपर कोच के अंदर में देखें, तो आपको सफलता निश्चित मिल सकती है। पूरा विस्तार में जो है बता दिया है वर्चस्व सर ने कि कैसे तैयारी की जा सकती है फिज़िकल की और एकेडमिक की। और ये सबसे मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट भाग था इंटरव्यू का, जिसमें सब मतलब सारी बता दी, अपना भी डिटेल बता दिया किस तरीके से सर ने किया था। तो आपको भी जो है बहुत हेल्पफुल होगा। अब कड़ी में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से पूरी प्रिपरेशन, काफ़ी समय से आप भी तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस का क्या महत्व है ना? किस तरीके से गाइडेंस ज़रूरी है? और इसी के साथ जो है गाइडेंस के साथ जब एक फेज़ भी आता है जब आपका जो है मोटिवेशन कम हो जाता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो आप उस समय कैसे खुद को जो है मोटिवेट रखते थे, कैसे अपने आप को लगा कर रखते थे कि तैयारी करना है? तो इन दोनों प्रश्नों पर जो है आप थोड़ा सा लाइट दीजिए। सर, गाइडेंस तो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जैसे अब हम सफल हो चुके हैं, लेकिन हमारे पीछे का संघर्ष ऐसा है कि हम जो गलतियां किए हैं, जैसे हमको, मेरे को आज भी लगता है कुछ गलतियां नहीं करनी थी। अगर मैं ये नहीं किया रहता तो मैं शायद और अच्छा कर सकता था। जैसे पहले ही जैसे फिजिकल के समय रहता है, फिजिकल के समय ये रहता है कि अभी आखिरी समय आता है, 15 दिन 20 दिन बचे रहता है, तो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं ग्राउंड में कि एकदम अब भाग मिल्खा भाग सिंह का गाना चलाते हैं, कान में ठूसे एयरपॉड, और आप सीधा रनिंग करना चालू कर दिए। बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो ना करें। अपने कोच से रेगुलर सलाह लेते रहें कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या बढ़ रहे हैं, क्या नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ होता है सर, पढ़ने के लिए अगर मेंस निकालना है, और मेंस में अगर आप इंडिया जीएस वाला पार्ट है, तो इतना अथाह सिलेबस है कि सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये रहता है कि क्या ना पढ़ें। और इसके लिए आप प्रॉपर, आपको एक गुरु की, एक गाइड की, एक कोच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अति आवश्यक चीज़ है। और दूसरी बात रही सर मेंटल फटीग और निराश होने की, तो ये सबका आता है, मेरे अंदर भी आता था कि यार इतना समय हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा पेपर, फिर पेपर होगा, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये इंटरव्यू से पहले, आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं सर से इसलिए बोल रहा हूँ कि आज बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि मैं सर को इंटरव्यू से पहले, मतलब मेरा सिलेक्शन होने से पहले मैं ये बोला था कि सर जिस दिन भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आके सबसे पहले इंटरव्यू आप ही को दूंगा। और आज पहला अपना इंटरव्यू, मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू आफ्टर सक्सेस, मैं सर को ही दे रहा हूँ। और मैं कमिटेड था अपने गोल के लिए, आप भी कमिटेड रहें कि अगर ये लक्ष्य पाना है तो पाके ही रहेंगे। और रही बात डिप्रेशन की, ये आते रहता है, आते जाते रहता है, इसका कुछ होश नहीं है। आप बाइफरकेट कर ले अपने लक्ष्य को, आप छोटा छोटा लक्ष्य को तोड़ें कि आज एक दिन में मैं क्या अचीव कर पा रहा हूँ। अगर आज का टारगेट, अगले 1 घंटे का टारगेट अगर आप अचीव कर ले रहे हैं, तो फिर आपका जो बिग गोल है, योर बिग ड्रीम, वो भी आपका अचीव होगा। बस थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के चलते रहना है। और आप अपने आसपास अच्छे दोस्त बनाएं। जैसे मेरे सर थे कि मैं सर से भले ही ना मिला हूँ, 3 साल 4 साल बाद भी अगर हम मिलते हैं तो हम वैसे ही मिलते हैं जैसे कि कल की बात हो। तो मैं अपने आसपास ज़्यादा दोस्त तो नहीं, बहुत कम दोस्त रहे मेरे,
लेकिन बड़ी जिम्मेदार दोस्त रहे मेरे कि मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे, मैं उनको मोटिवेट करते रहा। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि किसी को मोटिवेट करने से वो आगे बढ़ जाएगा। आप मोटिवेट होते हैं और आप खुद को मोटिवेट करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो आपको ही हेल्प होता है कहीं ना कहीं। तो ये है कि आप पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते चलें और कंसिस्टेंट रहें। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि दूसरे को मोटिवेट करने से कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर, है ना। मतलब दूसरे का कुछ अच्छा करेंगे तो आपके अंदर जो है एहसानमंद होने की एक भावना डेफिनेटली आती है, और ये आपको जो है सही राह पर रखती है सिलेक्शन अगर लेना है तो दोनों चीज़ के बारे में बताया सर ने कि गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। आपको जो है कहीं अगर आप भटक रहे हैं तो वो आपको जो है सही रास्ते में ले आते हैं। मेरे को भी यही लगता है, जैसे मैं खुद अभी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो लगभग मैं हर बच्चे को ये टिप देता हूँ कि 95% मेहनत जो है बच्चे की रहती है, 5% जो है जो आपको गाइड कर रहा है उसकी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। लेकिन वो 5% अति महत्वपूर्ण है। वो 5% जो है वो आपको 95% दिलाने में जो है बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो आप जो है वो 5% का जो भी व्यक्ति हैं, आप जो भी देख रहे हैं इंटरव्यू को, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और साथ में जो मेंटल फटीग की बात भी जो है सर ने बहुत अच्छी बताई। आगे एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे सर ने बताया ग्रेटिट्यूड, आप हमेशा थैंकफुल रहें अपने जीवन के लिए। अगर आपके जीवन में जो आज आप सुख सुविधा भोग रहे हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके लिए अगर आप भगवान को धन्यवाद करते हैं और अपने प्यारे, जैसे मैं अपने माँ पिताजी, मेरा छोटा भाई, मेरे फिजिकल टेस्ट के दौरान मेरे माँ पिताजी तो मेरा ब्लाइंड सपोर्टर है कि हाँ तू पढ़ रहा है, कर रहा है, हमेशा सपोर्ट किए मेरे को। मेरे फेलियर्स पे भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए, डांट भी खाया मैं घर में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एट द एंड वो मेरे माता पिता हैं जो मेरे को हमेशा सपोर्ट किए, मेरा छोटा भाई है जो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। मैं हमेशा ब्लिसफुल रहूँगा इनके लिए, ब्लेस्ड हूँ मैं, ये तो मैं मानता हूँ ऊपर वाले की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को ऐसे माँ बाप, मेरा भाई मिला, और उनके लिए तो हमेशा, और आप भी रहें, ग्रेटिट्यूड जाहिर करते रहें, भगवान को थैंक करते रहें। ये आखिर जब आपको कष्ट होता है तब ये मत सोचे कि मैं क्यों, तब ये सवाल क्यों नहीं आता है कि जब सुख सुविधा मिल रही थी तो फिर मैं ही क्यों। तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें ऊपर वाले के लिए। और मेरी तो पूरी शुभकामनाएं हैं आप सबको जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी सेलेक्ट हों, सब इंस्पेक्टर हों, सूबेदार हों, और ऊपर पोस्ट में अगर आपकी तमन्ना है, आप चाहते हैं तो और ऊपर पोस्ट में जाएं। चलिए, तो आगे इसी में हम और पूछते हैं सर से कि दो क्वेश्चन हैं और ये लास्ट ही होंगे। एक तो थोड़ा सा बच्चों को इंटरव्यू के लिए गाइड करें, और दूसरा क्या मैसेज है आपकी तरफ से पूरे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसआई बनना चाहते हैं उनके लिए, क्या आपका मैसेज है? ये दो क्वेश्चन आप बताइए और फिर हम इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। लीजिए सर। सर इंटरव्यू के लिए ऐसा है कि मैं सर के पास गया था, देवांगन सर के पास, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था वर्चस्व अच्छा बनना है, अनोखा नहीं बनना है। क्योंकि मैं जो आंसर्स प्रिपेयर करके गया था अपने, तो उसमें अनोखापन दिख रहा था, एकदम हट के आंसर लिख के गया था मैं और वही बोले जा रहा था। तो मेरे को वही बताया कि अच्छा बनो, अनोखा बनने की कोशिश मत करो, अनोखा बनना हुए तो फिर दिक्कत होगा आपको इंटरव्यू में। फिर वो अपने हिसाब से इंटरव्यू मैनिपुलेट करेंगे और फिर आपके पास जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा ही जानते हैं सामने जो इंटरव्यू में बैठे रहते हैं वो। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि सबसे पहले मैं पर्सनल डिटेल्स, मेरा नाम के ऊपर मेरे को ये मालूम था कि प्रश्न आएगा, और मेरे को सर लोग भी ये बोले थे कि सर तुम वर्चस्व अपने नाम का मतलब जरूर पता करके रखना कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है। दूसरा, और भी इंटरव्यू होते गए तो करंट अफेयर्स का एक जो दायरा, आपका रिसेंट में जो महीना डेढ़ महीना आपके इंटरव्यू डेट से पहले जो भी घटना हुआ, जैसे हमारे समय चंद्रयान हुआ था, भारतीय न्याय संहिता आई थी, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, वो हुआ था। अब मैं पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरे को वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट एक्ट, SC एंड ST एक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स जिसको जाना जाता है, वो पूछा गया था। और एक बात बताएं कि पॉलिटी में भी मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल्स, और शुरुआत का जो प्रीएम्बल था, फंडामेंटल राइट्स थे, इनको मैं अच्छे से, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, वो जो 11 ड्यूटीज़ हैं उनको भी अच्छे से मैं याद करके गया था। और इसी के आसपास मेरा इंटरव्यू भी हुआ। तो मेरे इंटरव्यू होता सबसे पहले मेरा नाम ही पूछा गया था कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है बताओ। फिर मेरे से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के बारे में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के अधिनियम है। और एक हमारे में फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रॉपर पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ, मतलब कब स्थापित हुआ,
उसके अंदर की कुछ आर्टिकल्स पूछे गए थे मेरे से, और मेरे से पूरा प्रीएम्बल पूछा गया था कि पूरा प्रीएम्बल को बताएं। मेरे करीब 12 से 15 मिनट इंटरव्यू गया था, 12 से 15 मिनट के आसपास में इंटरव्यू में मेरा आखिरी सवाल ये था कि तुम प्रीएम्बल को बोल के दिखाओ पूरा, आपको याद है कि नहीं याद है। तो मैं प्रीएम्बल मेरे को याद था, मैं लिख के बहुत समय, एक समय बहुत बार प्रैक्टिस किया था, ये सोच के प्रैक्टिस किया था कभी मेन से पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। तो मैं मेहनत कभी और चीज़ के लिए किया था, लेकिन काम कहीं और आ गए। तो मैं ये किया था उस समय कि मैं प्रीएम्बल पूरा सर ने पूछा था और पूरा प्रीएम्बल A to Z मैंने बताया था इंग्लिश में वहाँ पे। और दूसरा आखिरी में जो मैसेज की बात रही कि आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार ना माने, या खुद में आप ये ना मान ले कि मैं हार चुका हूँ, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। और हमारे साथ तो ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी इन 7-8 सालों में कि कुछ कभी मेंस निकल रहा है, कभी प्री निकल रहा है, कभी प्री फेल है, कभी प्री पास हुए तो फिर कहीं मेंस में लटक जा रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसी थी कि क्या वो ज़िंदगी जलेबी की तरह हो गई थी, और जब जलेबी की तरह हो गई थी तो हमको ये लगा कि क्यों ना चाशनी में डूब के मज़ा ही लिया जाए। तो हम वही चाहे कि हम वही किए भी कि अब इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है तो क्यों ना अब चाशनी में डूबा ही लिया जाए। और आज वो प्रयास रहा मेरा, वो मेहनत के मुकाम तक अब पहुँच चुके हैं कि सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। और आपको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस यही आखिरी में मैसेज है, बेटा कभी हार नहीं मानना है अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और उम्मीद है कि ये बहुत ही एनलाइटनफुल जो है इंटरव्यू होगा सारे जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए, और अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक आम आदमी जो काफ़ी समय से जो है संघर्ष कर रहा था वो भी सक्सेस प्राप्त करता है, तो इससे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और अपनी तैयारी को जो है आप और अच्छे तरीके से करते रहिए, और ऐसे कई सारे जो है हम इंटरव्यू लेते आएंगे। और हमारा भी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के साथ टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में SI से रिलेटेड कोर्स हमारा चल रहा है, और बीच बीच में जो है सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे उसमें, और कुछ सर भी उसमें लेक्चर्स देंगे। तो सर बताएंगे उसके बारे में कि किस तरीके से और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सर जो है बताना चाहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, जो भी मतलब अवेल करते हैं यहाँ पे एडुकेन पे, तो उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस जैसे भी उनको लगता है, जैसे भी ज़रूरत होती है, तो मैं अवेलेबल रहूँगा सर के साथ। मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं, मेरे संघर्ष दिनों के साथी हैं, और जैसा भी इनका जब भी इनका आदेश होगा बिल्कुल इनके आदेश की परिपालन किया जाएगा सर। चलिए, तो अब आपको जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी जो है गाइडेंस मिलते रहेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आपको भी ढेर सारा जो है ऑल दी बेस्ट है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। और आखिरी में मेरे को वही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप लोग भी ये लाइन याद रखें। मैं हमेशा अपने संघर्ष समय इन 4 लाइनों को हमेशा गुनगुनाता था, गाता था, और खुद से स्वप्रेरित होते रहता था। चलिए, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता बताई आपने। तो चलिए, तो इसी आधार पर हम लोग निकलते हैं, और आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, और किसी व्यक्ति को जो है हम लेकर आएंगे और इसी तरीके से चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।